में गहमा गहमी देखकर जलन के मारे आग बगोला होकर जली हुई बिल्ली की तरह पूरे घर में घूम रही थी। रुमान शाह ने घर आने से पहले ही अपनी अम्मी जान को फ़ोन पर यह खुशखबरी सुना दी थी और साथ में दिलावर से कहकर घर में छोटी सी पार्टी भी अरेंज कर रखी थी। पार्टी के अरेंजमेंट और रुमान शाह घर आने वाली खुशी सुनकर मैं की जलन उल्लासा सातवें आसमान को छू रहा था। रुमान शाह और मीरब के आने से पहले मेरा शामिर और मीरब के मम्मी पापा सब आ चुके थे। घर के अफराद के अलावा सिर्फ मीरब के मम्मी पापा को ही इनवाइट किया गया था। मीरब को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि रुमान शाह ने सारी बात दिलावर से टेक्स्ट पर ही की थी। शाह वो देखो मम्मी पापा की गाड़ी खड़ी हुई है, लगता है मम्मी पापा आए हैं। मीरब ने गाड़ी के अंदर से इशारा करते हुए कहा, शाह क्या आपने मम्मी पापा को बता दिया है हमारी गुड न्यूज़ के बारे में? मीरब ने हैरानी से शाह की जानिब देखते हुए कहा, नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई। रुमान शाह मीरब को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए उसने साफ इनकार। मीरब अपनी मम्मी पापा की गाड़ी अपने घर पर देकर एक्साइटेड हुई थी। नहीं मेरी तो कोई बात नहीं। रुमान शाह मीरब को सरप्राइज़ देना चाहता है, इसलिए उसने साफ इनकार। मीरब अपने मम्मा पापा की गाड़ी अपने घर पर देकर एक्साइटेड हुई थी। गाड़ी की रुकती गाड़ी उतरने लगती। रुमान शाह की भारी आवाज़ मीरब कानों से लगी, मीरब आराम से अपनी जगह पर बैठी रहो, मैं आकर तुम्हें उतारता हूँ और अब तुम किसी भी तरह की उछल कूद नहीं करोगी। शाह इसका मतलब है अब आप मेरी हर चीज़ पर पाबंदी लगा देंगे? मीरब ने मुँह सूखते हुए कहा, मेरी जान हर चीज़ पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा, बस जो चीज़ें तुम्हें नुकसान दे सकती हैं उन पर पाबंदी ज़रूर आयद कर दूंगा। वो कहते हुए गाड़ी दूसरी जानिब से घूम कर मीरब के गेट की तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा वो कहते हुए गाड़ी की दूसरी जानिब से घूमकर मीरब गेट की तरफ गाड़ी का दरवाज़ा को मीरब के आगे अपना मजबूत हाथ फैलाए मुस्कुराते उसे बाहर आने इशारा कर मीरब ने उनकी सूखते शाह के हाथ पर अपना मजबूत नाजुक सा हाथ रख दिया। मीरब को अभी से अंदाजा कि शाह उसकी सिक्योरिटी के लिए इस पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर देगा। मीरब को अपनी आज़ादी खतरे में लग रही थी। वेलकम होम मेरे प्यारे पोते के प्यारे मम्मी पापा। जैसे मीरब और रुमान शाह घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो रुमान शाह की माँ ने आगे बढ़कर अपनी बहू और बेटे का पुरजोश अंदाज से वेलकम किया। रुमान शाह की माँ ने पहले मीरब को गले लगाया और माथा चूम कर बहुत सी दुआएं दी। फिर रुमान शाह को गले मिलते हुए उसे भी बहुत सारी दुआओं से नवाजा था। वो बहुत खुश थी रुमान शाह घर में आने वाली खुशखबरी को सुनकर। मीरब सरप्राइज थी। घर के अंदरूनी माहौल को देखकर लाउंज को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया हुआ था। सामने ही टेबल पर खूबसूरत केक रखा हुआ नजर आ रहा। मीरब के मम्मी पापा और शामिर और मीरब भी आए थे। सामने रुमान शाह की दोनों ताइयाँ और ताए बैठे हुए थे। मैक के बाबा की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें व्हील चेयर पर लाकर उठाया गया था। देखने में उनकी हालत कोई खास ठीक नहीं लग रही थी। मैक भी बजाय खुशी एक तरफ खड़ी हुई थी। अचानक सरप्राइज देकर मीरब बहुत खुश थी। मीरब जल्दी से जाकर अपनी मामा गले लगी। वो शर्माती चेहरा और नजर झुकाए मुस्कुरा रही थी। रुमान बेटा आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मलिक ज़ुबैर रुमान शाह से गले मिलते हुए मीरब की वालदा भी आगे बढ़कर रुमान शाह की तरफ पर लेते हुए उसकी पीठ थपथपाकर मुबारकबाद देने लगी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा अपने भाई के गले लगते हुए चेक कर बोली थी, खैर मुबारक आपको भी मुबारक हो छोटी सी फुप्पू जान। रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए मीरब के सर पर थपकी लगाई थी। शामिर ने मीरब के सर पर प्यार से हाथ रखा तो मीरब शर्माते हुए शामिर के गले लगे। सदा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजे। हमेशा मुझे ऐसी हंसी मुस्कुराती हुई मिलो। शामिर ने सर पर हाथ रखते हुए मीरब को बहुत सारी दुआएं दी। रुमान शाह की दोनों ताइयों ने भी आगे बढ़कर रुमान शाह और मीरब को मुबारकबाद दी। रुमान के छोटे ताए ने भी दोनों को मुबारकबाद दी, प्यार दी और रुमान शाह की माँ को बहुत सारी मुबारक। रुमान शाह के बड़े ताए जो सबके बीच में मौजूद थे जरूर मगर कंडीशन ऐसी नहीं थी कुछ भी कह सकती थी। उनको थोड़ी देर बाद रूम वापस ले जाकर आम साहब से लौटा दिया गया था। मैक ने भी मजबूरन सिर दिखावे खातिर आगे बढ़कर मीरब और रुमान शाह को मुबारकबाद दी। रुमान शाह ने तो उसके मुबारक जवाब तक नहीं दिया जबकि मीरब अच्छे तरीके से मैक के गले मिली। रुमान शाह और मीरब ने केक काटा। सब ने छोटी सी खुशी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। तनवीर भाई और मीरब कितने खुश लग रहे हैं थे। मेरा ने रूम में आती खुद के दिमाग सोचते शामिल से हाँ है ही बात खुशी की। अल्लाह ताला जब औलाद जैसे नेमत अता करते इंसान खुद को मुकम्मल महसूस करता है। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए औलाद एक अहम खड़ी होती है। औलाद होने के बाद दो लोग इस मजबूत रिश्ते में जुड़ जाते हैं। शामिर ने मेरा की बात का बहुत गहराई से जवाब दिया था। शामिर की बात का मतलब मेरा बहुत अच्छी तरह समझ मगर मुँह से जाहिर नहीं होने दिया। उसे पता था कि शामिर अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मीर आसिम भाई और केस को क्या हुआ? अफसोस बता कि आज आसिम भाई के केस का फैसला है। मेरा ने बात करते हुए हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेरा हाँ मैं ये इस वक्त वहाँ मौजूद तो था मगर उसने इस लड़की साथ की जाती नहीं की बल्कि ये उनको मना कर रहा था मगर उसने FIR दर्ज करवाई। उल्टा पुलिस को गुमराह करने पुलिस के आगे आगे बढ़ता और चुपता रहा। इसलिए उनमें से 6 माह कैद हुई इज्जत बरी कर दिया जाए। शामिर ने सुबह कोर्ट में होने वाले फैसले के बारे में मेरा बहुत जल्द अल्लाह का शुक्र है ताई जान के हवाई सारा आसने पाया कि वो बाइज्जत बरी होकर आ जाएंगे। ताई और मैं की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरा तुम उनका टॉपिक छोड़ो, इधर आओ मेरे पास बैठे, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शामिर मजाक की लाइट पढ़ते हुए
उसे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बोला, मेरा आप इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, जल्द बताएं ना। शामिर बेचारी जानिब गैर नजर देखते उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए बैठा था। मेरा जैसे तुम्हें पता है कि आसिम वाला केस बहुत देर से चलता आ रहा था, अब उसके तो फैसला हो चुका है, तो काफ़ी देर से मेरा ट्रांसफ़र पंजाब के एक गाँव में होना था जो आसिम वाले केस की वजह से रुका होता। जैसे ही आसिम वाला केस ख़त्म हुआ तो मेरे ट्रांसफ़र लेटर आ चुके हैं, इसलिए मुझे कल सुबह की फ़्लाइट से लाहौर जाना होगा। शामिर ने बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर कर सारी बात मीरा को बताई, यानी कि मीरा आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ जाने की बात कर रहे हैं। मीरा ने जाती नज़रों से शामिर की जानिब देगा, मेरी जान, तुम एक पुलिस वाली बीवी हो, तो इस सब के लिए तुम्हें अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। मेरा कभी भी कहीं भी हो सकता है, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चले, मैं आपके बिना यहाँ पर अकेले नहीं रहूँगी। मीरा ने तड़प कर शामिर का हाथ थामते हुए कहा, मेरी जान, वो जगह तुम्हारे लायक नहीं है, वो पंजाब का एक बहुत छोटा सा गाँव, जहाँ पर इस गाँव के चौधरी लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा। इस गाँव में ना तो ठीक से लाइट आती है, ना ही आम का कोई बेहतरीन, तो तुम ऐसी जगह पर जाकर क्या करोगी, तुम बोर हो जाओगी। मेरी जान, जहाँ शामिर ने मीरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ लगाते समझाने की कोशिश की, जहाँ उसे मीरा की तरफ देख खुशी महसूस हुई, उसे ये क्योंकि मीरा को ऐसी जगह पर आपके साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जगह किसी भी तरह से मीरा के लायक नहीं, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, मुझे नहीं रहना आपके बगैर, मुझे ये कमरा अच्छा नहीं लगता। बात कर मेरे खूबसूरत आंखों से आंसू लगने लगे। मीरा, आपको पता है जब आप काम पर जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका वेट करती हूँ, कब आप आएंगे। उनके जाने के बाद मुझे दिन बहुत लंबा लगने लगता है, तो सोची जब आप चले जाएंगे तो मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। मेरा हर शामिल के सीने पर हाथ रखती अपना सर शामिल के सीने में छुपा कर रोने लगती। मेरी जान, मेरा कौन सा दिल कर रहा है तुमसे दूर जाने को, पता है ये बात तुम्हें बताने के लिए मैंने कितनी हिम्मत इकट्ठी की है, मगर मेरी जान, ये मेरा काम है। अगर मैं इमोशनल होकर फैसले करूँगा तो इस तरह से मैं अपने फर्ज से चौंक जाऊँगा। गाँव के लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर लोग खाना खाने से तंग हो चुके हैं, क्योंकि गरीब किसानों की ज़मीनों पर वो चौधरी ज़बरदस्ती काबिज़ हुआ बैठा है। जब तक वो गरीब किसान खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या और कहाँ से अपने बीवी बच्चों का गुजारा करेंगे। तो बताओ इस सूरत में क्या मैं उनकी से इनकार करने में मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप उनकी मदद करने से मेरी जान ट्रांसफ़र का मतलब ये होगा कि मैं गरीब लोगों की मदद करने से इनकार करूँ। तुम्हारा मीर खुद हो खुद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मीर की जान तो तुमने एक ही, तुम परेशान नहीं होंगे, तुम रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार फ़ोन करूँगा, रेडियो वीडियो कॉल करूँगा और मंदिर में भी आता रहूँगा। शामिर मेरा को मुतमईन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीर प्लीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे, आप मुझे अपने साथ ले चलें, कुछ ऐसी जगह होगी मैं गुजारा कर लूँगी। मेरा शामिर बेचारे की दोनों तरफ हाथ रखते मिन्नत करने वाले अंदाज में बोल रही थी, बोलती हुई मेरा खिलाफ शिद्दत से रोने की वजह से काम रहे। शामिर को इसके मासूम चेहरे पर तरस आ रहा था। उन्हें शामिर को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ, वो अपनी जान की आंखों में एक आंसू अपनी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और या मेरा उसकी वजह से आंसू की बौछार लगाई थी। पहले तुम रोना बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शामिर ने अपने हाथों से मेरा की आंसू साफ कर दी। मैं अभी चुप कर जाऊँगी, बस आप मुझे अपने साथ ले चलें। मेरा इन बच्चों की तरह जल्दी से अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी हालत देखकर शामिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। आज पहली बार मेरा की आंखों में शामिर को जज्बा नजर आया जिसको देखने पर उससे बेचैन था। आज पहली बार मेरा की आंखों उसे अपने लिए मोहब्बत नज़र आई थी, जहाँ शामिर की मोहब्बत के लिए भाईचारा। मेरा, मुझे तुम्हें वहाँ घर ले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रीज़न ये है कि तुम वहाँ पर बोर हो जाओगी। वहाँ कच्चे मकानात हैं, वहाँ का माहौल बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। मेरा, आप जहाँ होगे वो जगह मेरे लिए है दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मैं आपके लिए खाना भी पका लिया करूँगी, मैं आपके कपड़े भी धोया करूँगी, जो भी करना होगा मैं सब कुछ करूँगी, बस आप मुझे अपने साथ ले चलें। मेरा एक ही सांस में बोलती चली गई थी। और अगर वहाँ गाँव की पुरसकून निज़ाम तुम अपने करीब आकर मेरा मूड रोमांस करने को किया और मैं खुद के जज्बातों पर लगाम नहीं डाल सकता, तो फिर तुम मुझे माफ़ कर देना। शामिर का लहजा बहुत शरारती हो रहा था। मेरा नहीं इस बात पर जान, मगर उसका मैं इस तरह सच छुपाए रखना शायद इस बात मेरा शामिर के साथ पाने का मेरे रिश्ते को आगे बढ़ने को भी तैयार है। अब शामिर के पास से इनकार का कोई रीज़न बचा नहीं था। शामिर की मोहब्बत में फिर भी मेरा शामिर के साथ हर हाल में रहने को तैयार थी। तो फिर ठीक है, करो तैयारी, लेके चलता हूँ तुम्हें गाँव की सैर करवाना। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि हर दिन और रात मेरी जान मेरे साथ होगी। शामिर ने उसे अपनी बाहों के उसमें कसते हुए कहा था। मीरा अब अपने रूम में जा चुकी थी जबकि रुमान शाह मीरा के मायके वालों को सियाफ करता हुआ वापस आ रहा था। जब उसे बिलावल की कॉल आई थी, वो कॉल सुनने के लिए वहीं रुक गया था, मगर बिलावल हमारे पास ये डील डन, फिर ये इशू किस लिए पैदा हो रहे हैं। सर शायद ये कोई नया कंपटीटर आन खड़ा हुआ है और वो लोग बजट में हाई क्वालिटी दे रहे हैं, इसलिए हमारी ये डील वो लोग रिजेक्ट करें, मगर बिलावल बजट तुम्हारा भी लोअर क्वालिटी तो हम भी हाई दे रहे हैं। ऐसा कौन सा नया कंपटीटर आ गया जो हमसे बेहतरीन क्वालिटी हमसे भी लो बजट में दे रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। सब बात मुझे भी समझ में नहीं है, मगर मार्केट में यही अफवाहें हर तरफ फैली हुई हैं। तुम्हारे ख्याल से क्या करना चाहिए।
ओमान शाह ने बिलावल से मुशावरत चाही थी। सर मेरे ख्याल से आपको एक दफ़ा रुक के आपको सारा जायज़ा लेना चाहिए। वहाँ जाकर ही आपको असल हकीकत में बारम्बार पता चलेगी ये कोई साजिश है, ये सच में कोई हमसे बेहतर पेशकश लेकर आया तो ठीक है, फिर डन करो। मैं 1-2 दिन के अंदर ही जाकर सारा जायज़ा लेकर आ, तुम भी मेरे साथ चलोगे, रेडी रहना। कहते हुए रुमान शाह फ़ोन बंद करके जेब डाल दो घर के अंदर दाखिल हुआ। रुमान शाह जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ तो रुमान शाह ताया तेज़ तेज़ कदम उठाते बाहर की जाने। ताया जी खैरियत तो है? आपने ताया के चेहरे की हुई रंगत देखकर रुमान शाह ने सवाल किया। रुमान भाई साहब को सही सांस नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल ले जाने पड़ेगा। नामा आंखों से घबराती हुई लहजे बोला, जी मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद एम्बुलेंस दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। अपना सायरन बजाती हुई रुमान शाह के ताया को एम्बुलेंस में उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पर रास्ते में रुमान शाह के ताया अपना दम तोड़ चुके थे। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने तस्दीक कर दी थी कि उनकी डेथ हो चुकी है। माहौल इंतहाई सोगवार हो गया था। रुमान शाह की बड़ी ताई की चीखें और मैं की दर से उनकी आवाज़ इंतहाई मातम का माहौल बन गया था। रुमान शाह की ताई एक डेड बॉडी घर लेकर आ गया और उनकी तदफीन का इंतज़ाम करके उन्हें सोते खाक कर दिया। घर में इस वक्त बहुत अफसरदा माहौल था। रुमान शाह इस वक्त सब कुछ लाश देने के साथ कुछ नहीं कर सकते। रुमान शाह को एक आधे दिन में तुर्की के लिए भी निकलना था। ऊपर से मीरब की हालत भी बहुत सेंसिटिव थी। रुमान शाह को खुद भी समझ नहीं आता उनसे क्या करना चाहिए। हाँ भाई शामिर, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया जो तुम मीरा को अपने साथ लेकर जा रहे हो। आखिर भाई तुम्हारे बिना बच्ची घर में अकेली बोर हो जाती। मलिक ज़ुबैर नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई नाश्ता करने के साथ साथ बहुत खुश होकर शामिर से कह रहे थे, जबकि शामिर की माँ का चेहरा थोड़ा थोड़ा होता। अपनी बहू बेटे के जाने से अपने माँ के चेहरे थे चुपचाप अफसरदा सा चेहरा बनाकर बैठी थी। मामा आप कुछ नहीं बोल रही, क्या बात है? आप हमारे जाने से खुश नहीं है क्या? शामिर ने तो अपने मुंह डालते हुए चाय की सिप लेकर अपनी माँ के अफसरदा चेहरे की जाने देखते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के साथ जाने से बहुत खुश हूँ। अगर तुम दोनों के चले जाने से मेरे घर से रौनक ख़त्म हो जाएगी। शामिर की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्यारी मामा, आप परेशान हो। मैं अपनी प्यारी मामा को रोज़ फ़ोन किया करूँ, जब मेरी मामा को हुक्म होगा मैं मिलने आ जाया करूँगा। आपकी आंखों में आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। मामा आप तो मेरी इस रूटीन से हमेशा से वाकिफ़ थे कि आपके बेटे को कभी भी कहीं भी पर भी ट्रांसफ़र होकर जाना पड़ सकता है। शामिर अपनी कुर्सी से उठकर अपनी माँ की जानिब चलता हुआ आया। वो कुर्सी की पुष्ट पर खड़ा होकर अपनी आँखें गले में डालकर अपनी माँ के सर पर प्यार से बोसा देते हुए बोला था, भाई अब तुम मेरी बेगम को रुलाने के बाद मस्की मत लगाओ। मलिक ज़ुबैर ने अपनी बेगम को शामिर की टांग खींची। नहीं, मैं अपनी मामा को मस्की नहीं लगा रही। मेरी मामा को जो कम होगा मैं वही करूँगा। अगर मामा चाहती हैं कि मैं ये ट्रांसफ़र रुकवा दूँ, ठीक है। मैंने गरीब लोगों को मना कर दी। कहती तो भाई मैं अपनी मामा की आंखों में आंसू नहीं दे सकता है। मामा का हुक्म। शामिर अपनी मामा के हुक्म के आगे सर झुका देगा। वो भी अपनी माँ के गले में बाएं डालते हुए वो खड़ा पूछ रहा था, नहीं बेटा तुम चाहो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे और तुम उन लोगों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो। बस मैं क्या करूँ, एक माँ हूँ। बेटे की जाने से माँ का दिल जितना मर्जी मजबूत हो, दुखित हो ही जाता है। और अब तो तुम मेरी बहू को भी साथ लेके जा रहे हो तो बस थोड़ा सा मेरे दिल भरा है, तो मगर तुम बेफिक्र रहो। वो अपने बेटी की गाल थपथपाते हुए प्यार से बोली, पक्का आप बाप रोएंगी तो नहीं ना? शामिर अपना चेहरा आगे जान झुकाकर नौक चेहरे जाने देख तो बोला, पक्का मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तुम दोनों बेफिक्र होकर खुशी खुशी जाओ। मुस्कुराते हुए कह रही, मेरा चुपचाप बैठी हुई सब कुछ देख कहीं ना कहीं उसे भी घर से जाने का दुख था। उसे पता था कि शामिर की मामा एकदम से अकेले वो अपने दिल के अर्जुमा शामिर के बिना रहने को तैयार नहीं था। उसे खुद भी एहसास पहली बार की शिद्दत से शामिर इसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखता है। शामिर के जाने के नाम से जिस तरह मीरा का दिल धड़कता, सड़क ने मीरा पर बहुत कुछ वाज़ा कर दिया था जिसको वो बहुत जल्द अपने मीर पर यहाँ करने वाली थी। अब सब मिलकर नाश्ता करती वापस में जाने के बारे में बातें कर रहे थे। मीरब जी मेरी जान, उसने का इरादा नहीं है आज क्या? मीरब जो घर के मॉल को चलनी तबीयत को लेकर काफ़ी ढाल से अब सर रुमान शाह के उठाने पर उठने वकार को मौलिक ढंग से ऐसे तो अपनी खुशी को भी अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर सके थे। कुछ दिन तो अफसोस के लिए आने वाले लोगों की वजह से घर में काफ़ी आना जाना लगा रहा, जिसकी वजह रुमान शाह मीरा पर अभी अच्छी तरह से बच्चे नहीं दे सकते। आज भी रुमान शाह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मीरा को उठा जो काफ़ी निढाल से तबीयत लिए हुई लेटी थी। शाह नमाज में कितना वक्त बाकी रह गया, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मीरा रुमान शाह को उठाने पर लेटी मतम से आवाज़ में कहा। रुमान शाह उसके पास बैठा, उसके बालों में अपनी उंगलियाँ फेरते हुए बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसके नाजुक से वजूद को देख रहा। उसकी लबों तले मुस्कुराहट हुई। उस नाजुक से वजूद में उसका बच्चा परवरिश पा रहा है। मेजब की तबीयत पहले से बहुत चेंज थी। एक तो खाने के बाद आने वाली उकाइन उसके नाक में दम कर रखा था। कुछ भी खाया पिया उसे हजम नहीं होता था और कुछ खाने को खास उसका दिल भी नहीं करता था। शाह बताएं नमाज में कितना टाइम रह गया है? रुमान शाह का जवाब ना पाकर मीरा ने दोबारा से पूछा। रुमान शाह जो अपनी सोच में गुम था, मेरी जान नमाज में बहुत कम टाइम रह गया, तुम उठकर नमाज पढ़ लो, इसके बाद आराम कर लेना। इसके माथे पर लग जिस चुनते हुए कहा, शाह मेरी तबीयत कब तक ऐसी रहेगी? मेरा अपनी बाजार से मुँह आती मेरी जान, पहली बात मैं
पापा बन रहा हूँ, इसमें मुझे आइडिया नहीं है कब तक हमारी तबीयत है। तो मुझे तो इतना पता है कि सारे प्रोसीजर में हमारे प्यारे बेटे या बेटी को आने के लिए 9 माह का वक्त चाहिए। इससे ज़्यादा के बारे में हम डॉक्टर से चल के पूछेंगे या फिर अम्मी जान हमें अच्छा गाइड कर सकती हैं। वो मेरा के सवाल पर ऐसा बोला था। वैसे भी मेरी जान अभी तक बहुत मुश्किल 10 दिन भी नहीं गुजरे और मेरी जान उतार दिया। अभी तक शहजादी या शहजादी ने आपको तंग करना है। रुमान शाह ने इस बात मेरा कर सर को में रखते हुए कहा। बस आ रही है मेरी हालत पर। मेरा मुँह फुलाते हुए कहा, नहीं मेरी जान। मैं कब हंसूँ? शाह ने अपनी हंसी को खामोश के रोकते हुए कहा, शाह मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। मुझे भूख लगती है मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। चीज़ों की स्मेल से मेरे दिल ख़राब होने लगते हैं। मीरा भी इस वक्त अपना दुख रुमान शाह से शेयर कर चला हूँ। डॉक्टर पास सुनेंगे नेक्स्ट विजिट पर तो उनसे पूछेंगे कैसे क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। रुमान शाह ने इस पर हल्दी देते हुए कहा, चलो अभी हो तो उठ कर फजर की नमाज़ पढ़ लो वरना कज़ा हो जाएगी। मीरम ने बामुश्किल अपने निढाल से को उठाया। बेड पर चप्पलें पहनते हुए कुछ देर बेड पर बैठी रही। उसके बाद उठकर वजू के लिए चली गई। रुमान शाह गहरी सोचते हुए बेड पर सर लगाए हुआ था। उसे आज हर सूरत तुर्की के लिए फ्लाइट भी कंफर्म। बस रुमान शाह हिम्मत नहीं हो रही थी। बस मीरा की जिस तरह की निठार से कंडीशन वो खुद भी छोड़ मीरा को छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था मगर दिलावर के कहने मुताबिक रुमान शाह का एक दफ़ा जाना भी हाजिर क्योंकि तुर्की की डीलर से जो डील डन हुई थी वो किसी और के हाथ में इतनी आसानी से जाती रुमान शाह नहीं देख सकता था। शाह अब भी वो अपनी धुन मस्त उसकी गालों पर अपने गाल रब करते हुए गंभीर आवाज़ में, शाह अब आपको मुझ पर थोड़ा तरस खाना चाहिए क्योंकि अब मेरी कंडीशन पहले जैसी नहीं है। मीरा अपनी जान छुड़वाने के लिए अपनी कंडीशन का हवाला दिया। सच में आजकल मीरा की तबीयत काफ़ी निढाल और थकी थकी रहती थी। ऐसे में वो शाह कुर्बत ही सख्तियाँ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरी जान के टोटे तुम्हारी कंडीशन के लिहाज से मुझे कितनी सख्ती दिखानी इतनी अकल है तुम्हारे शाह में, इसलिए फजूल की बचकाना मजामतें खड़ी मत करो। मैं इसलिए डॉक्टर से ओके का साइन लेकर आया हूँ। उसकी गर्दन पर लव रखते हुए एक जोरदार लव बाइट करते हुए एक बार फिर मीरा को सिसकने पर मजबूर कर दिया। ठक ठक। शाह बहुत बैकी अंदाज से मीरा को खुद करीब किए हुए उसकी गर्दन पर झुका था। जब दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई, ओह ये सुबह सुबह कौन डिस्टर्ब करने आ गया? रुमान शाह ने नागवारी से मीरा की गर्दन से अपने लाभ उठाते हुए कहा। कौन? रुमान शाह ने बिजार सी आवाज़। साहब जी, बड़ी बीबी जी नाश्ते की टेबल पर आपको और भाभी जी को बुला रही हैं। नौकरानी पैगाम पहुंचा कर जा चलिए नाश्ता करने चलते हैं। आपकी सास को बहुत फिक्र है अपनी बहू की। उनको पता है कि उनकी बहू की जान तो खा पी कर भी उनके बेटे को सहने की हिम्मत नहीं रखती तो बिना खाए पिए तो कहीं बेहोश ही ना हो जाए। रुमान शाह मीरा की नाजुक मिजाजी का मजाक उड़ाते हुए उसका हाथ पकड़कर नाश्ते के लिए साथ ले जाते हुए बोल रहा था। मीरब ने नफी में सर हिलाते हुए चुप रहना ही मुनासिब समझा क्योंकि शाह ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। ये सच था कि शाह की शिद्दतें मीरब का शर नशर कर देती थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। रुमान शाह नाश्ते की टेबल पर आती सबसे पहले हमेशा की तरह अपनी अम्मी जान के सामने सर झुकाते हुए से बोला, वालेकुम अस्सलाम। मेरे टेबल की ओर ने कहा कि रुमान शाह और मीरब की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। मीरब ने भी अपनी सास के आगे सर झुकाते हुए अदब का मुजाहरा किया। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बेटी, आप कैसी तबीयत है? बड़ी शफ़क़त से सर पर हाथ फेरते हुए कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, अम्मी जान तबीयत तो ठीक है मगर मीरब को अपनी कैफियत समझ में नहीं आती थी इसलिए नज़र झुकाए हुए चुप सी कर गई। मीरब की शर्माहट और चुप देखकर मीरब की सास और उसकी दोनों जेठानियों के पास टेबल बैठी हुई नाश्ता कर रही थी हंसने लगी। परेशान मत हो बेटा, प्रेगनेंसी में इस तरह की तबीयत हो जाती है, तुम घबराओ नहीं और अच्छी डाइट लेने की कोशिश किया करो। मीरब की सास ने बड़े प्यार से कहा। मीरब ने हाँ में सर को हिलाकर जी कहा। टेबल पर बैठे हुए सब रात बहुत कुछ थी सिवाय मैं के। नाश्ता करती हुई मैं के गले में डब रोटी का स्लाइस फंसने लगा। मीरब को इस तरह से कुछ देखकर ऊपर से रुमान शाह की नजरें जो मीरब पर सबके वारी जा रही थी, ये देखकर मैं के दिल में जो हसद और जलन थी मीरब के लिए रुमान शाह की मोहब्बत भरी नजरें जलती हुई आग पर तेल का काम कर रही थी। रुमान शाह नाश्ता करते हुए साथ में बैठे मीरब को बार बार ऐसे देख जैसे कितने दिनों बाद देख रहा और मैं बस नहीं चल रहा था कि मीरब के वहाँ से उठाकर इस जगह पर खुद विराजमान होकर बैठ जो रुमान शाह की मोहब्बत भरी नजरों की अवतार वो, मीरब तुम ये ऑरेंज जूस पियो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रुमान शाह ने खुद मीरब के लिए जूस डालती हुए उसके आगे शाह नहीं, मुझे सुबह सुबह नहीं पिया जाएगा, मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं खाना। मीरब ने नाम में सर को हिलाते हुए हाथ से जूस पीछे किया। मीरब जूस तो पीना पड़ेगा, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। रुमान शाह ने ज़बरदस्ती ऑरेंज जूस वाला गिलास मीरब के मुंह को लगा दिया। मीरब ने 2 सिप लेने के बाद ख़राब सा मुँह बनाते हुए कहा कि वो और नहीं पी सकती। मीरब पूरा गिलास फिनिश करो, जब कहा है तुम्हें जूस पीना है तो मतलब पीना है। रुमान शाह ने थोड़ी सी आंखें दिखाकर ज़बरदस्ती मीरब को पूरा गिलास पिला दिया था। मीरब गंदा सा मुंह बनाती हुई शाह के डर से पी गई। शाह ने अब गिलास वापस टेबल पर रख दिया। शाह के लिए मीरब की इस कदर केयर देकर महक अपनी मुठियाँ मींच ली थी जबकि बाकी टेबल बैठे सब लोग बेहद खुश थे।
रुमान शाह और मीरा की मोहब्बत को देखकर रुमान शाह की बेहद केयर को देखकर सवाए इस जल कुकड़ी महक के